हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक इंडियन पार्लियामेंट एंड फ्रॉम द कंपोनेंट इंडियन पॉलिटी। दोस्तों एग्जाम बहुत पास है और यहां पर आप लोगों की अब रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी होगी, तो उसी पर्टिकुलर चीज में हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंडियन पार्लियामेंट के, जिससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मिस मत करिएगा और एंड तक पक्का देखिएगा। और इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब क्योंकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, आप लोगों के पास पीवाईक्यूज पक्का होने चाहिए, क्योंकि ये आपके बेस्ट फ्रेंड इन लास्ट डेज में। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, टाइप क्या होता है क्वेश्चन का, ये सारा आपको पीवाईक्यूज देख के पता लगता है और इसी के थ्रू आप और बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं एपीएफसी के पिछले 4 सालों के पेपर 2002, 2006, 2012, 2015 एंड ईओए के 2017 और 21 के पेपर। तो प्लीज इनको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी पीवाईक्यूज प्लीज सॉल्व करिए ताकि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएं। और बाकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको करवाता हूं इंडियन पार्लियामेंट के। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको यहां पर ना सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे बल्कि इनके पीछे की थ्योरी भी हम कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। The representative of states in Rajya Sabha are elected directly by the people from the territorial constituency. All the union territory have representation in the Rajya Sabha. Okay. Uttar Pradesh has maximum number of representation in the Rajya Sabha. The maximum strength of Rajya Sabha is fixed as 245 by the Indian Constitution. अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन को पढ़ते टाइम जो कीवर्ड हैं, जहां पर एग्जामिनर मुझसे गलती करवाने की कोशिश कर रहा है, उसको मार्क कर लिया है। अब दोस्तों पहली स्टेटमेंट क्या है कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव हैं राज्यसभा के फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स, वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि भाई हाउस ऑफ एल्डर जो है, जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट है, वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मेंबर नहीं आते हैं। यहाँ पर जो मेंबर आते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर जो है चुन के भेजते हैं, तो लोगों का पार्टिसिपेशन इनके इलेक्शन में नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। डायरेक्टली वर्ड पर हमारा क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमने रॉन्ग मार्क कर दी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि भाई ऑल द यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। हम लोग जानते हैं कि 4th शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन सारी यूनियन टेरिटरीज को सीट नहीं दी गई हैं। सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन्हीं यूनियन टेरिटरी के पास राज्यसभा की सीट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गई। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में कि उत्तर प्रदेश हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। दोस्तों आप लोग ये जानते हैं कि इंडियन राज्यसभा थोड़ी सी वेरिएशन में है विद यूएसए सीनेट, क्योंकि वहां पर भी हाउस ऑफ एल्डर है, लेकिन यूएसए में जो स्टेट्स हैं उनमें सीटों को इक्वली डिवाइड किया गया है। सीनेट की हर एक स्टेट को 2 सीट दी गई हैं, लेकिन इंडिया में सीट्स को इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है। इंडिया में जो सीट्स डिवाइड का बेसिस था इन राज्यसभा वो पॉपुलेशन था, मतलब जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको ज्यादा सीट्स मिलेंगी और जिन स्टेट की पॉपुलेशन कम है उनको कम सीट मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, हाईएस्ट पॉपुलेशन यहां पर है। तो क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा होंगी। तो इसी लॉजिक से हमारी स्टेटमेंट करेक्ट बनती है कि 31 सीट्स इस टाइम पर जो है आउट ऑफ 243 वो उत्तर प्रदेश को दी गई है, जो कि मैक्सिमम नंबर है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर आ गया बेसिकली, बट फिर भी हम एक बार फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो 245 नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये करंट स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो हमारी 250 मेंशन करी गई है, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो यहां पर हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, आप लोगों ने आई होप सही आंसर लगाया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, ये क्वेश्चन आप लोगों का सही होना चाहिए था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी चूजन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो यहां पर नहीं वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई ये तो क्वालिफिकेशन है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन किया गया भाई जो भी एमपी बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, भारत का सिटीजन होना बहुत जरूरी है। ही मस्ट नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज फॉर कंटेस्टिंग राज्यसभा इलेक्शन। ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि अगर किसी आदमी ने राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो उसकी 30 साल की एज हो चुकी होनी चाहिए। अगर लोकसभा का कंटेस्ट करना है तो आप लोग जानते हैं कि भाई 25 साल होनी चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। दोस्तों इसको आरपीए 1951 के थ्रू ऐड किया गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। स्टैट्यूटरी ये क्वालिफिकेशन है, तो ये भी क्वालिफिकेशन है। अगर हम बात करें डी की, ही मस्ट नॉट हैव एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम, तो ऐसी कोई जो क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं करी गई है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा कि ऑप्शन डी इज नॉट अ क्वालिफिकेशन, जो कि आपसे एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर इलेक्टेड
by the system of proportional representation by means of single transferable vote, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आपको बताना है कि भाई एक सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि एक टाइप है इलेक्शन का, ठीक है, वो किस किस के इलेक्शन में हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। जैसे दो तरह के हम सिस्टम देखते हैं ना इंडिया में, एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो कि हम लोकसभा के इलेक्शन में देखते हैं, और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो हम अगेन कुछ पर्टिकुलर इलेक्शंस में देखते हैं। आपको बताना है कि इन तीन पर्टिकुलर इलेक्शन में क्या ये सिस्टम फॉलो होता है या नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भाई वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, लेकिन वहां पर जो मैनर ऑफ इलेक्शन वो बिल्कुल सेम है कि भाई सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होगी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये फॉलो किया जाएगा। तो ये दोनों में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अभी हमने राज्यसभा का एक क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पर हमने बोला कि भाई जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो इनडायरेक्टली चुनते हैं, लेकिन किस तरीके से चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर, वो चुनते हैं अगेन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यहां पर भी आंसर का पार्ट बनेगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। लेकिन दोस्तों आप जनरली पेपर में क्या देखते हैं कि ऑल ऑफ द अबव हमारा डी ऑप्शन होता है, बट यहां पर हमने इसको सी ऑप्शन रखा है। तो ओएमआर में आंसर लगाते रहें, ध्यान से लगाइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। दोस्तों दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ही दिया गया है, ठीक है। अगेन पेपर में ईओ में बहुत चांस है फैक्चुअल क्वेश्चन आने के, तो इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यहां पर एक लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं और दूसरी लिस्ट में आपको आर्टिकल दिए गए हैं। आपको बताना है कि भाई कौन से ऑप्शन में हम लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करेक्टली मैच देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, salary and allowances of member, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, और यहां पर आपको आर्टिकल दे दिए हैं 106, 109, 79 एंड 108। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में ना शुरुआत उस आर्टिकल से करनी चाहिए जो आपको 100% पता है। मतलब यहां पर मैं ये बिल्कुल भी आपको नहीं कहता कि आपको सारे के सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। ह्यूमन जो है इतनी लिमिट नहीं है कि आप 395 आर्टिकल सारे याद करके चले जाओगे। तो कोशिश करनी है कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पता हो तो उन्हीं से शुरुआत करिए। जैसे मेरे को अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना हो, ठीक है, मुझे अभी इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं जॉइंट सिटिंग को जानता हूं। भाई जॉइंट सिटिंग जो है वो आर्टिकल 108 में आती है, ये मुझे अच्छे से पता है। तो डी का आंसर 4 होना चाहिए। तो डी का आंसर 4 करते ही मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। वैसे तो अब यूपीएससी मौका नहीं दे रहा एलिमिनेशन का, बट स्टिल दोस्तों इतनी नॉलेज तो काम आएगी। डी का 4 होना चाहिए। अब बात करते हैं स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, ठीक है। दोस्तों इसमें भी मुझे डाउट है, मेरे हिसाब से 109 हो सकता है, तो सी का 2 हो सकता है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूं। लेकिन कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एग्जीक्यूटिव के जो आर्टिकल है 52 से 78 आते हैं, और पार्लियामेंट के जो आर्टिकल हैं, जो लेजिस्लेचर के आर्टिकल हैं यूनियन लिस्ट में, वो 79 से लेकर 123 तक आते हैं। तो कहीं ना कहीं 79 में सबसे पहला आर्टिकल कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का हो सकता है। तो ये लॉजिक से मैं आर्टिकल 79 ए का 3 लगा दूंगा। तो इसी तरीके से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों कई बार लॉजिक लगाने पड़ते हैं अगर एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, और फैक्चुअल क्वेश्चन में मैं हमेशा मना करता हूं कि आप गैस मत मारो, बट अगर आप लगा पा रहे हो लॉजिक तो प्लीज लगाओ और इस तरीके से आंसर पे पहुंच जाओ, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन 2 स्टेटमेंट आपको दिए, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोस्तों आई होप मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। मतलब स्पीकर जो है लोकसभा का, वो फाइनल अथॉरिटी है जो डिसाइड करने में कि भाई कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। दूसरी बात, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट बाय अ मिनिस्टर ओनली विद द परमिशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। अब देखो ये अगेन बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेकंड स्टेटमेंट में पूछ लिए गए हैं। मनी बिल के रिगार्डिंग आप लोग जानते हैं कि भाई स्पेशल प्रोसीजर फॉलो होता है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक जो मिनिस्टर है, मतलब एक जो पब्लिक बिल की तरह ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बाय मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और विद द प्रायर परमिशन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये कंडीशन एकदम क्लियर है आप लोगों को। दूसरी बात, मनी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, लेकिन जब वो एक हाउस से दूसरे हाउस में जाता है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा के, वो सर्टिफाई करेंगे और उनका सर्टिफिकेट फाइनल है कि भाई ये बिल मनी बिल है। तो यहां पर पहला ऑप्शन एकदम सही है, पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ और चर्चा की। तो मनी बिल के रिगार्डिंग राज्यसभा के पास रेस्ट्रिक्टेड पावर है। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड, ठीक है, कैन नॉट ऑल्टर मनी बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, और वो भी 14 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए होती है क्योंकि यहां पर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, आंसर ए।
दोस्तों आई होप आपका आंसर यही आया हो। देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आप लोगों ने शब्दों का ध्यान रखना है और थोड़ा सा जो पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ लोकसभा प्रोसीडिंग्स कैन बी टेकन बाय द स्पीकर। देखिए आप लोग जानते हैं कि लोकसभा की प्रोसीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, तो आपको बताना है कि भाई लोकसभा की प्रोसीडिंग में स्पीकर इनमें से कौन कौन से स्टेप ले सकता है, स्पीकर इनमें से कौन कौन से काम कर सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, एडजमेंट साइन डाई ऑफ लोकसभा, ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन एंड समनिंग ऑफ द लोकसभा। देखिए हम इन टर्म्स को यहां पर कवर भी कर लेते हैं। अभी देखो लोकसभा के 543 मेंबर हैं और अगर हमने सदन की कार्यवाही को बुलाना है, मतलब सदन को जो है सेशन में बुलाना है, तो समन करेंगे। समन मतलब बुलाएंगे, और ये बुलाना काम कौन करता है, ये बुलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन भेजते हैं भाई सभी एमपीज को कि अब बहुत हो गया रेस्ट, आ जाओ और सदन की कार्यवाही शुरू करो। तो समनिंग का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने समनिंग कर दी, लोग आ गए। अब लोग आए तो देखा कि भाई किसी पर्टिकुलर दिन पर बहुत ज्यादा हल्ला हो गया, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई और क्योरम भी नहीं था। तो इस पर्टिकुलर केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस के, वो क्या कर सकते हैं, वो एडजमेंट साइन डाई कर सकते हैं, फिर एडजमेंट कर सकते हैं। एडजमेंट का मतलब क्या है, हाउस को स्थगित करना। देखिए अगर स्थगित एक डेफिनेट पीरियड के लिए किया जा रहा है कि भाई मैं कल तक सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करता हूं, कल 2 बजे तक हाउस को एडजर्न करता हूं, तो वहां पर हम एडजमेंट देखेंगे। एडजमेंट साइन डाई कब आएगा, जब अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही स्थगित की जाएगी। कि हम कब मिलेंगे हमने बताया नहीं, स्पीकर ने बताया नहीं कि हम कब मिलने वाले हैं दोबारा। तो एडजमेंट साइन डाई कौन करेगा, सिटिंग की स्पीकर, ठीक है। अब प्रोरोगेशन कौन करेगा, दोस्तों जैसे ही हाउस का एक सेशन एंड होता है, फॉर एग्जांपल जैसे बजट सेशन में लोग बैठे, अब बजट सेशन में जितने भी बिल इंट्रोड्यूस होने थे, जो भी चीजें होनी थी सारी हो गई, अब सारा काम सिटिंग का उस सेशन का खत्म हो गया सभी सिटिंग्स में। तो उसके बाद स्पीकर क्या करता है, एडजमेंट साइन डाई कर देता है हाउस की कि भाई अब हाउस का काम खत्म हो रहा है, मैं अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर रहा हूं, और एक मैसेज भेजता है प्रेसिडेंट साहब को कि भाई मेरा इस पर्टिकुलर सेशन का काम मैंने करवा लिया है, अब आप इस हाउस को प्रोरोग कर दो, इस सेशन को प्रोरोग कर दो। तो सेशन का एंड कौन करता है, समनिंग प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं, एंड भी दोस्तों प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। तो प्रोरोगेशन ऑफ सेशन भी प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। अब हाउस का डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन आप लोग जानते हैं कि सिर्फ लोकसभा का होता है, तो हर 5 साल के बाद ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन है। और अगर सरकार पहले गिर जाए तो प्रेसिडेंट साहब पहले भी हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो कौन करेगा, अगेन ये काम अगेन प्रेसिडेंट करेगा। तो इनमें से कौन कौन से काम जो है लोकसभा के वो स्पीकर लेता है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड काम एडजमेंट साइन डाई ऑफ लोकसभा। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बी, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन अगेन आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए था, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, 2 ओनली इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है, सस्पेंसिव वीटो, क्वालिफाइड वीटो, एब्सोल्यूट वीटो एंड पॉकेट वीटो। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर पक्का जानते होंगे, अगर आ गया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आया तो मैं समझाता हूं कि जब भी कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो उस बिल पे अपनी परमिशन को विदहोल्ड कर लेंगे, भाई मैं इस बिल को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, मैं अपनी परमिशन इस बिल पर नहीं दे रहा हूं। तो उन्होंने बिल को एंड कर दिया, उन्होंने परमिशन नहीं दी, बिल रिजेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो, कि भाई मुझे बिल बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं इसको बिल्कुल नकार रहा हूं, इस पर अपनी परमिशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो बिल पर एक उन्होंने स्टेप ले लिया, उसको विदहोल्ड कर लिया। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि मैं इस बिल पे एक्शन तो लूंगा, लेकिन मुझे बिल में कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही हैं, मैं आपको दोबारा ये बिल भेज रहा हूं लोकसभा और राज्यसभा को, आप इसको दोबारा कंसीडर करो, और दोबारा कंसीडर करने के बाद दोबारा मेरे पास भेजो, तब मैं देखता हूं कि इसमें क्या अब है, डिसीजन लेना है नहीं लेना है। दोस्तों यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक सस्पेंसिव वीटो टर्म हमें देखने को मिलेगी कि दिस वीटो पावर ऑफ टेकिंग एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर बिल कैन बी सस्पेंडेड बाय द पार्लियामेंट अगर वो इस बिल को दोबारा पास कर दें विद और विदाउट रिकमेंडेशन, मॉडिफिकेशन एंड बाय सिंपल मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक बिल था, ए बिल, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट साहब के पास गया, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि बिल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, आप इस बिल को दोबारा कंसीडर करो। तो इन्होंने ए बिल को दोबारा भेज दिया पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट ने क्या किया, इस बिल को दोबारा कंसीडर किया। अब दोस्तों कंसीडर करने के बाद अगर इस बिल पे विद मॉडिफिकेशन या विदाउट मॉडिफिकेशन कुछ जो स्टेप लिए गए और प्रेसिडेंट साहब को दोबारा भेजा गया ये बिल, तो उस केस में प्रेसिडेंट साहब की वीटो पावर सस्पेंड हो गई है और उनको इस बिल को परमिशन देनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? तो यहां पर इस वीटो पावर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो पावर, जहां पर सिंपल मेजोरिटी से जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट की वीटो पावर को ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारे राष्ट्रपति के पास है। पॉकेट वीटो क्या है दोस्तों, बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पॉकेट वीटो है नहीं, लेकिन कहीं पर टाइम लिमिट मेंशन नहीं करी गई कि जहां पर राष्ट्रपति को एक पर्टिकुलर बिल पर एक्शन लेना ही लेना है, गिवन टाइम के अंदर लेना ही लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आज जो है, अगर एक मान लो 15 जून की बात करें, 15 जून को राष्ट्रपति के पास एक बिल गया, तो उस बिल को किस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर अंदर परमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी बाय द राष्ट्रपति, ऐसा कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया है।
तो उस वजह से प्रेसिडेंट साहब उस बिल को हमेशा के लिए पेंडिंग रख सकते हैं, जितने मर्जी टाइम के लिए पेंडिंग रख सकते हैं। इसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो, कि मतलब अपनी जेब में चीज डाल के रख ली और भूल गए उस पर एक्शन लेना। देखिए एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो में फर्क क्या है? एब्सोल्यूट वीटो में उन्होंने अपना डिसीजन बता दिया कि भाई मैं बिल को विदहोल्ड कर रहा हूं, मतलब एक आउटकम उन्होंने दे दी। लेकिन पॉकेट वीटो में कोई आउटकम नहीं है, ना उन्होंने परमिशन दी ना परमिशन जो है मना करी, तो दोनों ही स्टेप नहीं ले रहे, न्यूट्रल है अभी, मतलब कोई स्टेप ही नहीं ले रहे। दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। तो इंडिया में जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास सैप, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो होता है, उनके पास क्वालिफाइड वीटो नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। तो यहां पे राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्वालिफाइड वीटो का मतलब क्या है कि जहां पर आप प्रेसिडेंट साहब की वीटो पावर को ओवरराइड कर सकते हैं, बट बाय फॉलोइंग ए स्पेशल प्रोसीजर, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द फाइनेंस रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी? इनमें से कौन सी फाइनेंस रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट है? दोस्तों हमारे देश में क्योंकि पार्लियामेंट का लोड बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज बना रखी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी फाइनेंस से रिलेट करती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देखिए भले ही वर्ड बिजनेस आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हाउस के बिजनेस से रिलेट करती है, ना कि पैसे के बिजनेस से, तो ये फाइनेंस से रिलेट नहीं कर रही है। बाकी तीनों कमेटीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी हैं। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा? 1, 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Which among the following statement is are correct with regard to private member bill? प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या है? ये बिल एक ऐसा पर्सन लेकर आ रहा है जो कि मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, जैसे हम राहुल गांधी की बात करें, शशि थरूर की बात करें, जो कि इस टाइम पर मिनिस्टर नहीं है, जो कि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर ये कोई बिल लेकर आते हैं पार्लियामेंट में तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर जैसे राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, अगर ये कोई बिल लेकर आता है तो हम पब्लिक बिल बोलते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है कि इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको अभी यही एक्सप्लेन किया। इट हैज लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, लेसर चांस। दोस्तों देखो, अगर हम कोई बिल देखें जो कि शशि थरूर लेकर आ रहे हैं, तो शशि थरूर फॉर एग्जांपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन रूलिंग पार्टी के मेंबर नहीं है। तो रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी इस टाइम पर लोकसभा में ज्यादा है, तो अगर कोई मेंबर रूलिंग पार्टी का बिल लेकर आएगा तो उसके अप्रूवल के चांस ज्यादा है, क्योंकि उसके फेवर में वोट ज्यादा पड़ जाएंगे। रूलिंग पार्टी की जो है अगेन मेजोरिटी है हाउस में, लेकिन शशि थरूर क्योंकि अपोजिशन पार्टी के हैं तो उनकी तो अभी मेजोरिटी नहीं है हाउस में। तो इसलिए अगर रूलिंग पार्टी चाहे तो उस बिल को जो है डाउन कर सकता है, निकाल सकता है ना। तो इस केस में उस बिल के चांस जो है अप्रूवल के वो लेस हैं। तो ये स्टेटमेंट भी अगेन करेक्ट है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस विद 1 मंथ प्रायर नोटिस, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोस्तों अगर एक बिल एक मिनिस्टर लेकर आ रहा है तो केवल 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा हाउस को कि मैं एक बिल इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, मैं 7 डेज का प्रायर नोटिस आपको दे रहा हूं। लेकिन अगर एक बिल प्राइवेट बंदा जो है, जो मिनिस्टर नहीं है, वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? दोस्तों तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है प्राइवेट मेंबर बिल के रिगार्डिंग, आप लोगों को ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग कैन प्रिसाइड ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? देखिए जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में मेंशन करी गई है कि भाई एक स्पेशल केस है, अगर हाउस में कुछ बिल्स के ऊपर डेडलॉक आ जाता है तो प्रेसिडेंट में अनाउंस अ जॉइंट सिटिंग। लेकिन जॉइंट सिटिंग के दिन क्या हुआ कि भाई स्पीकर साहब भी नहीं आए लोकसभा के और डिप्टी स्पीकर साहब भी नहीं आए लोकसभा के, तो उस केस में कौन प्रिसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग की मीटिंग? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कंपेयर टू दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस केस में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी प्रिसाइड नहीं करेंगे। इस केस में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे उनकी एब्सेंस में। अगर सीट वैकेंट होगी तो प्रेसिडेंट साहब जो पर्सन नॉमिनेट करेंगे वो जो है प्रिसाइड करेंगे। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिल? मतलब जॉइंट सिटिंग अगर हमने करवानी है तो कौन कौन से बिल्स के ऊपर अगर डेडलॉक आया है तब हम जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ऑर्डिनरी बिल, सेकंड ऑप्शन है फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1, तीसरा है मनी बिल और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दोस्तों एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और हर बार ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जॉइंट सिटिंग हर बिल के ऊपर पॉसिबल नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल के ऊपर ही जॉइंट सिटिंग हो सकती है। अब देखिए हम यहां पर सॉल्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो यहां पर आप लोगों ने पक्का पढ़ा होगा आर्टिकल 368 के अंडर कि ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दिस हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो दोनों हाउस सेपरेटली इस बिल को पास करेंगे स्पेशल मेजोरिटी से, और अगर डेडलॉक आता है तो बिल एंड हो जाएगा, ये बिल जॉइंट सिटिंग के लिए नहीं जाएगा। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो जहां जहां 4 आ रहा है उसको हटा दो। ठीक है, अब बात करते हैं
मनी बिल। देखिए मनी बिल के केस में मैंने आपको अगेन बताया कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू द राज्यसभा। लोकसभा ना तो अमेंड कर सकता है, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है, और ना ही उस पर कोई और मॉडिफिकेशन जो है कर सकता है खुद ही, सजेस्ट जरूर कर सकता है लेकिन खुद ही नहीं कर सकता, और 14 दिनों के अंदर अंदर उस बिल को वापस भेजेगा। और अगर डेडलॉक आता है तो लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर है। तो अगेन यहां पर भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, तो 3 भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आया, 1 और 2। देखिए फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 3 दोनों पे ही जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है, और ऑर्डिनरी बिल के केस में तो जॉइंट सिटिंग पूरी पॉसिबल है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी के इलेक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इफ मेंबर ऑफ वन हाउस गेट इलेक्टेड टू अनदर हाउस, हिज सीट इन फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट। यहां पर नॉट करेक्ट पे जो है आप ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि अगर मान लो एक एमपी लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोदी जी की बात करूं, मोदी जी लोकसभा के मेंबर है और वो राज्यसभा की सीट पे भी इलेक्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों उनकी लोकसभा की सीट जो है खाली होगी। क्यों खाली होगी, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का मेंबर होने के बावजूद राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो वो एक्चुअल में राज्यसभा की सीट चाहते हैं, इसलिए उनकी पहली सीट खाली हो रही है, वो छोड़ने के लिए ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये लॉजिक से हमारा ऑप्शन ए सही है। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द सीट इन राज्यसभा बिकम्स वैकेंट इफ ही फेल्स टू डिक्लेयर विच हाउस ही डिजायर्स टू सर्व। एक आदमी एक टाइम पर लोकसभा का मेंबर भी बन गया और राज्यसभा का मेंबर भी बन गया, तो दोस्तों उसको पहले बताना पड़ेगा कि भाई कौन से हाउस का वो मेंबर बनना चाहता है एक्चुअल में, अदरवाइज उसकी दोनों ही हाउस की सीट खाली हो जाएंगी। दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। If a person is elected to 2 seats in a house, his both seats become vacant if he fails to declare which seats he want to represent. For example, हम जानते हैं कि भाई राहुल गांधी जी ने अमेठी से भी चुनाव लड़ा और वायनाड से भी चुनाव लड़ा। अगर वो दोनों जगह से चुनाव जीत जाते तो वो 2 जगह से एमपी पोस्ट पे इलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई मैं इनमें से कौन सी पोस्ट पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं लोकसभा को, मैं खुद को, मतलब अमेठी के बेसिस पे आ रहा हूं या फिर वायनाड के बेसिस पे आ रहा हूं। अगर वो ऐसा नहीं करते, अगेन उनकी दोनों सीट खाली हो जाएंगी। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। If a person is elected to parliament and state legislature, both his seat in state legislature become vacant by default. नहीं दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर उल्टा होता है, पार्लियामेंट की सीट वैकेंट होती है, तो यहाँ पर नॉट करेक्ट आपसे पूछा था, तो ऑप्शन डी जो है वो नॉट करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई अगर डाउट है कमेंट सेक्शन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। Anti-defection law is not applicable if 2/3 member of political party break away from a political party। बिल्कुल सही बात है। अगर एक पार्टी के 2/3 मेंबर साइन करने के भाई हम अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो इन 2/3 मेंबर पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, और जो 1/3 बच गए उन पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ये प्रोटेक्शन 91st अमेंडमेंट ने दी है। सेकंड स्टेटमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन डिसओबे ऑफ व्हिप ड्यूरिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप पार्टी की व्हिप के खिलाफ वोट कर रहे हो तो आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पीकर इफ ही चेंजेस हिज पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दें तो उस केस में जो इनकी मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई नहीं मानी जाती। अगेन 91st अमेंडमेंट ने इनको ये पावर दी है कि स्पीकर अगर चाहे तो स्पीकर पोस्ट पे इलेक्ट होने के बाद वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ सकता है। ठीक है। द लॉ मिनिस्ट्री इज empowered टू मेक रूल्स टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 10 शेड्यूल। नहीं, यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है, जो जैसे लोकसभा के केस में लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के केस में राज्यसभा के चेयरमैन, उनके पास पावर है टू मेक रूल्स ऑन द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट पूछा था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर को इक्वल, मतलब इक्वल हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर। मतलब इनमें से कौन से मैटर ऐसे हैं जहां पे राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर है। ऑप्शन क्या है, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल। बिल्कुल सही बात है भाई, इक्वल पावर है दोनों केस में। ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बिल्कुल सही बात है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्शन एंड इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। दोस्तों यहां पर अगर मैं इलेक्शन की बात करूं, अगेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इक्वल वोट से शेयर है, और इंपीचमेंट की बात करूं, अगेन दोनों के पास इक्वल पावर है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, अगेन यहां पर भी दोनों के पास इक्वल पावर है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों केसेस में ही राज्यसभा और लोकसभा के पास इक्वल पावर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप लोग इनको आराम से सॉल्व कर लेंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स वोट ऑफ क्रेडिट इन इंडियन बजटरी सिस्टम।
ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारी ग्रांट पढ़ी होंगी, एक्सेस ग्रांट हो गया, सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गया, ऐसे हमने एक टर्म पढ़ी है वोट ऑफ क्रेडिट, जिसको ब्लैंक चेक भी बोला जाता है। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो हमने अनएक्सपेक्टेड थी, जो हमने बजट में काउंट ही नहीं करी, और उसको मीट करने के लिए जो हमने डिमांड दी, वो हमारी वोट ऑफ क्रेडिट है। ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, द डिटेल्स फॉर विच वाज नॉट स्टेटेड इन द बजट। मतलब एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो हमने सोची नहीं और एकदम आ गई, तो ये जो है वोट ऑफ क्रेडिट है, इसको हम ब्लैंक चेक भी बोलते हैं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, Which among the following is are the reason for non-sovereign nature of Indian Parliament? दोस्तों आप लोगों को पक्का पता होगा कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम से बहुत मैच करता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो सॉवरेन पार्लियामेंट को होल्ड करती है, वहां की पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। तो इसके मल्टीपल रीजन है। पहली बात तो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, और सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड ने ही जो पार्लियामेंट की लिमिट्स हैं और पावर्स हैं प्रिस्क्राइब कर दी हैं। तो पावर जो है पार्लियामेंट की वो एक्सरसाइज होंगी विद इन द लिमिट स्टेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सॉवरेन जो नेचर है पार्लियामेंट का वो खत्म कर देती है। उसके बाद हमारे पास एक फेडरल नेचर है, जहां पर भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पार्लियामेंट की पावर डिफाइन कर दी और स्टेट लेजिस्लेचर की पावर डिफाइन कर दी। अब स्टेट लेजिस्लेचर के डोमेन में पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है एक्सेप्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो ये भी एक पार्लियामेंट की पावर पे लिमिट है। इसके बाद सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट का रिव्यू कर सकता है कि भाई वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो यहाँ पर चारों ही जो है, तीनों ही जो है वो एक लिमिट है टू दी सॉवरेन नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब बेसिकली आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन से केसेस में एक एमपी को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे कि भाई तू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहा। ऑप्शन क्या है? If he holds office of profit under the local government, okay. If he is of unsound mind, मतलब भाई हिला हुआ है, he is voluntary acquires foreign citizenship की किसी और देश की नागरिकता जो है अपना ली है। If he is an underserved insolvent, मतलब उसका दिवालिया घोषित हो चुका है। दोस्तों ये जो तीनों कंडीशन है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक पेच दे दिया आपको, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट वहां पर नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, लोकल गवर्नमेंट का जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंडीशन मेंशन कर रखी है, लेकिन यहां पर वो कंडीशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए 2, 3 एंड 4, क्योंकि ए कंडीशन नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which among the following is the guardian of power and privileges of the Lok Sabha, its member and its committee? दोस्तों आपको बताना है कि भाई कौन सा ऐसा पर्सन है, कौन सा ऐसा ऑफिस है जो कि गार्जियन माना जाता है पावर्स प्रिविलेज ऑफ हाउस एंड इट्स कमेटी, उसके मेंबर की भी जो प्रिविलेज है उनको भी जो है गार्ड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस है वो गार्जियन है हाउस का, ठीक है, वो है हेड हाउस का। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको स्टेटमेंट नहीं, आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनी स्टेट विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 6 मिलियन, मतलब जिसकी पॉपुलेशन 60 लाख से ज्यादा है, उसके पास एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। दोस्तों गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा रूल नहीं बोला गया कि 60 लाख से ऊपर वालों के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए। मर्जी है एक पर्टिकुलर स्टेट की कि उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल रखनी है या नहीं रखनी है। हमारे देश में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 60 लाख है, लेकिन उनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी इन दी राज्यसभा। ये हम कर चुके हैं कि भाई दिल्ली पुडुचेरी की रिप्रेजेंटेशन है, जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट वोट इन दी फर्स्ट इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल एक बिल पे वोटिंग हो रही है, ट्रिपल तलाक बिल पे वोटिंग हो रही है, तो यहां पर पहली बार जब इस पे वोटिंग हो रही है तो स्पीकर वोट नहीं डालेगा। लेकिन अगर इस वोट पर्टिकुलर बिल पर इक्वल वोट आ गए कि भाई फेवर में भी 260 थे और अगेंस्ट में भी 260 थे, तो इस केस में स्पीकर वोट डालेगा। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए जहां पर फेवर और अगेंस्ट में इक्वल नंबर ऑफ बिल आए हैं, अब वोट आए हैं, वहां पर स्पीकर के पास एक वोट है, कास्टिंग वोट, टू ब्रेक दैट डेडलॉक। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। यहां पर स्पीकर नहीं होना चाहिए, यहां पर प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट अगर आपने इंट्रोड्यूस करनी है हाउस में, तो वो विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही आप इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। ये उनकी बहुत मेजर फाइनेंशियल पावर है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट।
ठीक है, जो कि इलेक्शन से जस्ट पहले लगता है। आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ आरपीए 1951, गलत है भाई, कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग है ही नहीं, ठीक है। ये जो है एक एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिजाइन किया गया कंडक्ट है, जिसके पीछे कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज कैंडिडेट कंटेस्टिंग द इलेक्शन, ये बिल्कुल सही है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो एंड ऑन दी मेंबर्स ऑल्सो, कैंडिडेट्स ऑल्सो, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में। तो यहां पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, Which among the following is mentioned in the Constitution of India? दोस्तों यहाँ पर आपको 4 चीजें दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन दिखती है। देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा बिल्कुल सही बात है, ऑफिस ऑफ स्पीकर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन दिखता है, लेकिन जीरो और इंडियन इनोवेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। सिमिलरली नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं भी मेंशन नहीं है, आर्टिकल 75 इसके लिए इम्प्लिसिट प्रोवाइड करता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन अगेन एक इंडियन जो है इनोवेशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर नो कॉन्फिडेंस मोशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, बट ये नहीं है। राइट आंसर एकदम ऑप्शन ए है। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, विद रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंशियल बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल। और सेकंड है ऑल फाइनेंशियल बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दोस्तों यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि फाइनेंशियल बिल एक बड़ी कैटेगरी है, जिसमें 2 तरह के बिल आते हैं। एक आते हैं आर्टिकल 117 क्लॉज 1 वाले और आर्टिकल 117 क्लॉज 3 वाले, और दूसरे आते हैं मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। तो ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑल फाइनेंशियल बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये गलत है, क्योंकि यहां पर आर्टिकल 117 क्लॉज 3 वाला जो फाइनेंशियल बिल है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, इसको कंसीडर करने के लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, लेकिन इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, लेकिन पहली स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजमेंट मोशन। एडजमेंट मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन है, इसका पर्पस क्या है दोस्तों? एडजमेंट मोशन मतलब हाउस की कार्रवाई स्थगित हो रही है, और ये कब होगी, जब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, एक अर्जेंट मैटर है। तो यहां पर टू अलो अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यहां पर अगर हमने कोई डिस्कशन करनी है, डेफिनेट मैटर है, तो एटलीस्ट 50 मेंबर के साइन लेने के बाद ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। Which of the following are is stated in the Constitution of India? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? The president shall not be a member of either house of parliament. The president shall consist of the president and 2 house. तो ये parliament shall consist of president and 2 house, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, और ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए दोस्तों। 25 क्वेश्चन में से हमने 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आप लोगों को अपनी नॉलेज में एक पक्का एनहांसमेंट देखने को मिला होगा, मजा आया होगा। और ये क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्यूशन बताना है इन दी चैट बॉक्स, सॉरी इन दी कमेंट सेक्शन, अभी बताना है आपने। फॉर इलेक्शन टू दी लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको इसका मुझे जवाब जो है चैट बॉक्स में, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है। एंड दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में भी हैं, जहां पर हम आपको 8000 प्लस एमसीक्यूज दे रहे हैं, चैप्टर वाइज भी और फुल लेंथ टेस्ट भी। 5 फुल लेंथ टेस्ट है फॉर एपीएफसी, 5 फुल लेंथ टेस्ट है फॉर ईओओ, और ऐसे क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को रेडी कर सकते हैं फॉर द अल्टीमेट टेस्ट, जो कि 2 जुलाई 2023 को होने वाला है। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई टेस्ट सीरीज का आप पार्ट बन सकते हैं, और बहुत क्वालिटी टेस्ट सीरीज जो आप लोगों को बहुत कम रेट में मिल रही है। आपको जो है वाओ 65 कूपन कोड यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग इस पे 65% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।